P upon Q. Root 2Q is equal to P. Squaring both sides. 2Q square is equal to P square. चलो तो क्या है पहला चैप्टर अपना रैशनल नंबर्स। तो इसमें बस दो तीन चीजें सीखनी है, मेन दो ही चीजें सीखनी है। पहला टॉपिक रहता है एलसीएम एचसीएफ और दूसरा टॉपिक है इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जो पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इससे मिलता है एचसीएफ और एलसीएम हमको। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या बोलते हैं देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा, एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब क्या है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट, जो भी प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। प्राइम मतलब क्या, जो किसी के टेबल में है, बस खुद के और वन के टेबल में। तो कंपोजिट मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं जो किसी के भी टेबल में आ जाता, 2 3 4 5 के टेबल में आ जाएगा वो, तो उसको अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो हर एक कंपोजिट नंबर को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई करते हैं चलो, और प्राइम्स मतलब सारे प्राइम नंबर। तो हर एक कंपोजिट नंबर को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब 2-4 प्राइम नंबर लिए उनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ जाएगा, समझा। और ये जो फैक्टराइज किया है मैंने, ये यूनिक रहेगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे 20 प्राइम या कंपोजिट, क्यों, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता, 5 के आता, 4 आता, 10 आता, 20 आता, तो बहुत सारे नंबर्स के टेबल में आते, इसलिए कंपोजिट है। तो कंपोजिट को मैं कैसे लिख सकता, क्या मैं इसको 2 into 2 into 5 लिख सकता? क्या 2 प्राइम है, क्या 5 प्राइम है? तो ये जो कंपोजिट नंबर है इसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखा। लेकिन क्या मैं इसको कोई और प्राइम नंबर लिख सकता, क्या 2 2 और 1 5 छोड़ के कुछ और लिख सकता क्या? नहीं। किसी को लगता कुछ और लिख सकते हो, 2 into 2 into 5 छोड़ के कुछ और लिख सकते हैं, 4 into 5, लेकिन 4 तो प्राइम नहीं। मैं इसको 5 into 2 into 2 लिख सकता, मैं इसको 2 into 5 into 2 लिख सकता, लेकिन है क्या 2 2 और 1 5 आ रहा हर बार। तो ये क्या बोला कि ये जो कंपोजिट नंबर है ना, इसको अपन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये यूनिक रहेगा। मतलब 20 को आप 2 2 यानी 1 5 छोड़ के कुछ और लिख ही नहीं सकते, बस इसके ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, समझा क्या। ये थ्योरम का नाम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम है, इससे क्या होने वाला, अपन एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो HCF का मतलब क्या रहता, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो मैंने आपको 2 नंबर दिए और क्या बोला कि जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स है ना, उन सब की स्मॉलेस्ट पावर लो, उससे क्या मिल जाएगा आपको, HCF का फुल फॉर्म क्या है, मतलब नाम में हाईएस्ट है, लेकिन अपन लेते वक्त स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। और एलसीएम में एल का मतलब क्या रहता है, लोएस्ट, लेकिन लेते वक्त ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। जो भी सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उसका ग्रेटेस्ट पावर लेंगे अपन, और फिर अपने को क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये एनसीईआरटी में था क्या, था। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा, क्लियर है क्या पूरा? हमने बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखा, और उसके बाद क्या देखा, एलसीएम और एचसीएफ क्या देखा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो भी सारे स्मॉलेस्ट पावर है उसका प्रोडक्ट, और एलसीएम निकालने के लिए ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट लेंगे। और ये फॉर्मूला एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस पेपर थोड़ी देर बाद आती, पहले अभी जो सीखा उस पर के बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का एलसीएम अगर निकाला तो 182 आ रहा है, और उनका एचसीएफ 13 आ रहा है। तो गिवन क्या क्या, एलसीएम इज इक्वल टू 182, एचसीएफ इज इक्वल टू 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, तो 2 नंबर समझो ए बी,
तो A कितना आया 26. फाइंड द अदर मतलब B मुझे फाइंड करना. कैसे कर सकते हैं दोस्तों? LCM into HCF is equal to product of two numbers. एक अच्छा नंबर LCM into HCF. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को A into B लिख सकते हैं अपन. LCM पता है 182, HCF पता है 13, A पता है 26. तो B कैसे निकालेंगे? और 26 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा. तो 182 into 13 डिवाइड बाय 26 इज इक्वल टू B. अब इसको मल्टीप्लाई मत करते बेटा, कट वगैरह करेंगे अपन. 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 1 जा 2, 90. तो दूसरा नंबर क्या है? 90. खत्म. 1 मार्क का क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट. समझा के सबको? एक्सप्रेस 429 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. क्या सोपा क्वेश्चन. मतलब 429 को क्या इनटू क्या इनटू क्या इनटू क्या लिख सकते हो. तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता? Yes. ये ऐसा कुछ इसको ऐसे करना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या ले 2 के टेबल में आता कि 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? लास्ट में E1 अपर चाहिए. तो ये तो ऑड है. तो ऑड है तो 3 के टेबल में आता ऐसे रहता क्या? नहीं. हमको इन सब नंबर्स को ऐड करके 3 के टेबल में आना चाहिए. इनको ऐड करके 15 आ रहा, 15 3 के टेबल में आता. तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा. तो 3 1 जा 3, बचा 1, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 143 आया. अब 143 किसके टेबल में? 5 के टेबल में आएगा. अच्छा पहले 2 के टेबल में आता क्या? नहीं. 3 के नहीं आता. फिर 5 7 2 जा 14, लेकिन 3 बचता फिर. तो उसके बाद प्राइम कौन था? 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करेंगे. तो 1 और 3 को ऐड करके 4 आता. 4 minus 4 0. तो मतलब ये 11 की टेबल से डिविजिबल है. तो यहाँ पे लिया 11 1 जा 11, बचे 3 और ये 33 बन गया. 11 3 जा 33. अब 13 तो खुद एक प्राइम है. तो यहाँ पे 13 लिखेंगे. 13 1 जा 13. खत्म हो चुका. तो अपन क्या करेंगे? 429 को मैंने लिखा 3 into 11 into 13. इतना सा लिखा, 1 मार्क मिल गया. समझा क्या? बोलो. नहीं सीक्वेंस कुछ भी रह सकता, कुछ अड़चन नहीं. प्रेफरेबली अगर आपको याद रहा तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट लिखते चलो, नहीं तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता. लिख ले इतना दोस्तों. Find the HCF and LCM of 90 and 144 by method of prime factorization. तो अब आपको समझेगा HCF. ये सेम क्वेश्चन वैसे NCERT में था. तो जो बेसिक क्वेश्चन है ना मैक्सिमम NCERT के, जो एडवांस और इंटरमीडिएट है, वो पास्ट ईयर वाले पेपर से उठे हुए. तो पहले क्या करेंगे अपन? 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के टेबल से जाता क्या? 2 से क्या तो 45. फिर 3 के टेबल से जाता क्या? 3 से क्या तो 15. फिर से 3 5 5 1. तो मैंने 90 को कैसे लिखा? 2 into 3 स्क्वायर. 2 बार 3 है ना, तो 3 स्क्वायर into 5. अब दूसरा नंबर क्या है? 144. तो 144 किसके टेबल? 2 से जाता क्या? तो यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. ये भी 2 से जाएगा. 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ पर 7 है तो 1 बचा, तो ये 12 हो गया. 2 6 जा 12. यहाँ पे 2 लिखा तो 2 1 जा 2, 1 बचा. 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो जो 144 है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 4 बार है तो 2 raised to 4 into 3 स्क्वायर. कुछ और है क्या? नहीं. तो अब निकालना है मुझे HCF. HCF कैसे आएगा?
दोनों में से जो लोएस्ट पावर लोएस्ट पावर लेंगे। तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 1, तो 2 लिया, एक इंच भाग। 3 की लोएस्ट पावर क्या है? 2, तो 3 स्क्वायर लिया। 5 कॉमन है क्या? तो वो लेंगे इसमें। तो ये आएगा 2 into 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 9 जा 18। एचसीएफ कितना आया? 18। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं अपन? हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू 4 लेना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा और 5 लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर 5 है ही नहीं, तो 5 रेज़ टू 0 तो लिख सकता ना मैं, है ही नहीं। तो 5 रेज़ टू 0 कितना होता है? 1। इसलिए किसी को भी 5 रेज़ टू 0 लिखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, और 0 और 1 में 1 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। 2 रेज़ टू 4 कितना होता? 2 to 4 to 8 to 16, 3 का स्क्वायर 9 into 5। इसको करो मल्टीप्लाई, कितना? मेरे को नहीं पता, करो फटाफट। 450 360। 720 720 बरोबर। मिल गया एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सोपा है क्या ये? सच्ची? ये कितने? 1 इंच मार्क का क्वेश्चन अब तक 1 मार्क का चल रहा है। A and B are 2 co-prime numbers। Co-prime मतलब क्या? कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या 2 और 4 co-prime है? नहीं, क्योंकि 4 के टेबल में 2 के टेबल में 4 भी आता, 2 के टेबल में 2 भी आता, तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया दोनों में। तो जो 2 नंबर है समझो 2 और 5, इसमें कॉमन फैक्टर के सिर्फ 1, मतलब कुछ भी नहीं है दूसरा। हाँ, क्या 5 और 10 को-प्राइम है? क्योंकि दोनों 5 के टेबल में आते हैं। क्या 10 और 20 को-प्राइम है? क्योंकि दोनों 2 के टेबल में भी आते, 5 के टेबल में भी आते, 10 के टेबल में आते। तो ये को-प्राइम नहीं, ये भी नहीं, ये को-प्राइम हो गया। तो को-प्राइम समझा क्या है? तो ये क्या बोला, अगर a आणि b 2 को-प्राइम नंबर है तो a क्यूब और b क्यूब के बारे में क्या कहना है आपका? वो भी को-प्राइम ही रहेंगे। समझा क्या? एग्जांपल लेते हैं अपन। क्या 2 और 5 को-प्राइम है? तो 2 का क्यूब कितना होता? 8। 5 का क्यूब, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 8 किसके किसके टेबल में आता? 2 के। ये 2 के इसमें आता क्या? ये 4 के टेबल में आता। ये आता क्या? ये 8 के टेबल में आता। याद है? तो कुछ कॉमन नहीं। तो अगर a और b को-प्राइम है तो a क्यूब और b क्यूब भी को-प्राइम रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसा है 5 raised to n plus 6 raised to n। तो n अगर 1 डाला तो क्या आएगा? 2 5 raised to 1 plus 6 raised to 1। तो 5 raised to 1 कितना था? 6 raised to 1, तो ये हुआ 2 into 5 plus 6, तो ये 22 होता। अब n की जगह पर 2 डालेंगे। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो इसको ऐड करो 25 प्लस 36 61 into 2 120। तो एंड में क्या रहा हमेशा? ये हो चुका। हुआ क्या? देखो अगला क्वेश्चन। What is the product of HCF and LCM of 80, 85 and 90? तो पहले तो HCF और LCM निकालना पड़ेगा और फिर उसका प्रोडक्ट करेंगे अपन। कितने मार्क का है? 1 इंच मार्क का। तो फटाफट करेंगे अपन। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 किया तो 40, 220, 210, 25, 51। उसके बाद 85, तो सीधा 5 से करते 17 आ जाएगा, 17 प्राइम है। उसके बाद 90,
2 से किया तो 45, 3 से किया तो 15, 3 5 5 1। तो इसका मतलब 80 को मैं कैसे लिख सकता? 2 raised to 4 into 5। 85 को अपन लिख सकते 5 into 17, और 90 को अपन लिख सकते 2 into 3 square into 5। ये तो डेंजर हो गया। इसका HCF क्या है पता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है क्या? मतलब 2 तो कॉमन हुआ नहीं, यहाँ पर 2 है तो फायदा नहीं, यहाँ पर 2 नहीं है। अब 5 की बातें करते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो एक 5 लिया। 5 में अपन क्या करें? HCF के टाइम पे लोएस्ट वाला लेते हैं। तो लोएस्ट क्या है? यहाँ पर भी एक 5, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो लोएस्ट 1 हो गया। 17 है क्या यहाँ पे? सिर्फ यहाँ पर है तो कॉमन नहीं आएगा। 3 सिर्फ यहाँ पर है तो कॉमन नहीं आया, तो HCF आ गया मेरा 5। अब LCM की बातें करते हैं। LCM में क्या करते हैं अपन? ग्रेटेस्ट जो है सबसे बड़ा वाला कॉमन में वो लेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 2 raised to 4, 2 raised to 4 से बड़ा कोई है क्या यहाँ पे? तो 2 raised to 4 आ गया। 5 से बड़ा मतलब 5 raised to 2, 5 raised to 3 है क्या? तो 5 आ गया, ये 5 हो चुका। 17 से बड़ा कोई है क्या? तो 17 एक ले लिया, 2 हो चुका। 3 स्क्वायर से बड़ा कुछ है क्या? तो 3 स्क्वायर लिया, 5 हो चुका। ये आएगा मेरा LCM। समझा क्या? सच्ची में सबको समझा? रची सही है? पक्का समझा सबको? स्वराज, सृष्टि, अब ये मल्टीप्लाई करने में सकता सर 1240। यह है LCM। एक बार मेरे को चेक करने की इच्छा है, बरोबर? ओके, अब उन्होंने पूछा क्या? HCF into LCM, मतलब 5 into 1 2 2 4 0। करो तुम। कितने मार्क का क्वेश्चन है? एक। चलो अब आते हैं अपन चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो मेरे को बताओ रैशनल नंबर्स क्या रहता है, पता है क्या आपको? इतने होशियार हो क्या आप? रैशनल नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जिसको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q के बारे में क्या कहना है आपका? P यानी Q को प्राइम नंबर्स है और Q 0। रीजन क्या इसका? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड रहता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं चलता। तो जो भी नंबर को अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको अपन बोलेंगे प्राइम। तो सॉरी इरैशनल। तो इरैशनल मतलब क्या? एक नंबर which cannot be written in form of P upon Q, उसको बोलेंगे इरैशनल। समझे कितना? अब कैसे पहचानूं मैं कोई नंबर रैशनल है या इरैशनल? तो इरैशनल नंबर कैसे पहचाने? देखो, उसके लिए ना आपको देखना पड़ेगा डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या रहता है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा मैंने एक नंबर को और उसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, तो वो पॉइंट में जो आंसर आ रहा ना वो या तो टर्मिनेटिंग रह सकता या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब हाँ, पॉइंट के बाद 1 2 या 3 4 नंबर आके वो रुक गया और ये चलते जा रहे। जैसे कि अभी समझो 10/3 किया तो क्या आता वो 3.3333 एंड सो ऑन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। वो 3 खत्म नहीं हो रहा। अगर समझो मैंने 2/5 किया तो ये कितना था? 0.4 बस, और कुछ ही नहीं। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग में भी वैरायटी अपने पास, ये या तो रिकरिंग रह सकता या नॉन रिकरिंग। क्या ये 3 रिपीट हो रहा है बस? तो ये रिकरिंग हो गया।
अगर समझो कुछ डिवाइड किया आपने और ऐसे आया 0.10 100 1000 एंड सो ऑन, क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये रिकरिंग है? नहीं है ना 1 और 0 नहीं सेम नहीं। 10 10 10 10 आता तो रिकरिंग बोलते हैं अपन, ये रिकरिंग नहीं है, तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब अगर कोई किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो इसे अपन बोलते हैं रैशनल। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो उसको अपन बोलते हैं इररेशनल। समझा क्या? मतलब डिवाइड करके आपको पता चल सकता है वो नंबर रैशनल है या इररेशनल। जैसे कि पाई इररेशनल है, वो बस 3.14 बोलते हैं अपन, लेकिन उसके आगे वो कभी खत्म नहीं होता, वो चलते रहता। तो ये एक तरीका हो कोई भी नंबर रैशनल या इररेशनल देखने का। दूसरा, अगर वो नंबर अंडर रूट के बीच में है और वो खुद एक प्राइम नंबर, या अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको अपन बोलेंगे रैशनल। परफेक्ट स्क्वायर छोड़ के प्राइम रहो नॉन प्राइम रहो, परफेक्ट स्क्वायर छोड़ के अगर कुछ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इररेशनल। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या? जो किसी नंबर का स्क्वायर। एग्जांपल दे सकते हो? 25 ये किसका स्क्वायर है? 5 का। 289 17 का। मतलब 289 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? पक्का? तो अगर मैंने लिखा अंडर रूट 289 तो ये नंबर रैशनल है इररेशनल? रैशनल, क्योंकि अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो ये रैशनल बनेगा। अगर ये रहता अंडर रूट 300 इररेशनल। समझा क्या? आप मेरे को बताओ अंडर रूट 2 क्या रहेगा फिर? इररेशनल। अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 9। अब यहाँ पर कुछ बोला है उन्होंने कि अगर आप एक रैशनल और एक इररेशनल और एक रैशनल को अगर ऐड किया तो आंसर जो रहेगा इररेशनल। एक इररेशनल और दूसरे रैशनल को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो इररेशनल। एक रैशनल और एक इररेशनल को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया मतलब एक रैशनल है एक इररेशनल है। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो, जो आंसर आएगा इररेशनल ही रहेगा। समझा? चलो, राइट वन रैशनल and one irrational number lying between 0.25 and 0.32। एक रैशनल बता दो मेरे को। क्या? अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर मेरे को रैशनल चाहिए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग। तो इसके बीच में आप क्या बोल सकते हो मेरे को? रैशनल आया 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.3, 0.31, 0.31111 कितने भी आते हैं? एक इररेशनल बोलो। 2702770277700 ये सब पे एक आध जीरो कम कर दो या कोई। तो 270 270 00 27000 है 100। ये क्या हो गया? इररेशनल। ये हो गया रैशनल। आप मेरे को स्वराज एक और रैशनल बताओ। बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा, टाइम लगेगा। 0.20। अरे बाबा मेरे 25 और 32 के बीच में चाहिए, 20 आता के बीच में नहीं। 0.20
0.27 आएगा, 0.28 आएगा, 0.29 आएगा, कितने भी आ सकते। 20 क्यों बोलो? जब तो ये हो गया, ये समझा क्या सबको, इंक्लूडिंग रचित? फाइंड अ इरैशनल नंबर रैशनल बिटवीन √2 एंड √3, मतलब दो इरैशनल के बीच में रैशनल ढूंढना है। कैसे कर सकते हैं? सही है। अब √2 का डेसिमल एक्सपेंशन पता है? 1.414। ये कैसे आया ये जानना है? लॉन्ग डिवीजन, वो बहुत लॉन्ग मेथड है वो दोनों। ये एग्जाम में आया तो ये चाहेगा। तो √2 को दोस्तों अपन लिखेंगे 1.41, आगे का नहीं लिखा तो भी ठीक है। √3 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 1.732। अब इन दोनों के बीच में रचित बताओ एक रैशनल नंबर, वो दोनों के बीच में। क्या होगा रे बाबा? अरे इधर दो, इन दोनों के बीच में 415 जे बात 1.415। सही, बहुत रिस्क लिया आपने। बस बस बस, ये मेरा फेवरेट है। Show that √2 is rational। ये √2 की जगह पे 3 यानी 5 आ सकता। ये कभी मैंने देखा 2 मार्क के लिए आ रहा, कभी 3 मार्क के लिए भी आता। 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता। चलो ये आपने लर्न किया है, आपको याद है? तो मेरे को नहीं याद, मेरे को हेल्प करना आप। ओके ओके, अब मेरे साथ साथ लिखो, सब जन लिखेंगे। Let us assume that √2 is a rational number। अच्छा क्वेश्चन गलत है, चलेगा। Therefore, it can be written in the form of P upon Q. Okay, therefore, okay, it can be written in form of। रचित क्या बोले? आंसर मेरे को सुने नहीं आ रहा, जोर से बोलो। ऐसे जी में सुने नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा धीरे बोले आप। It can be written in form of P upon Q, where P and Q are co-prime, okay, and Q is not equal to 0। तो ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। ये डेफिनेशन क्यों लिखी? क्योंकि मैंने ये बोला कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते तो लिखेंगे फिर। Therefore √2 is equal to P upon Q। अब क्या करूं? Q को यहाँ पे लेके जाएंगे, तो √2Q is equal to P। इसके बाद करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करके क्या आएगा? 2q square is equal to √2 का स्क्वायर 2, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, P का स्क्वायर P स्क्वायर। इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। इसको ही बोलते हैं। यहाँ तक लिख लो सब, फिर आगे हुआ क्या? ओके, अब स्क्वायर करके मिला 2q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। इससे मेरे को क्या समझा? 2 is divisible by T square. Since 2 is square, P square is divisible by 2। since P square is divisible by 2, therefore P is also divisible. P square is divisible by 2, therefore P is also मतलब
पी स्क्वायर अगर 2 के टेबल में आता है तो पी भी कहीं ना कहीं 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो अगर p इज डिविजिबल बाय 2 तो इसको मैं कैसे मैथ्स में लिख सकता हूँ? P is equal to 2R. p कहीं ना कहीं r एक ऐसा नंबर है जिसको 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो p आएगा, क्योंकि p इज डिविजिबल बाय 2, ठीक। अब क्या करूँ मैं? एक मिनट, p is equal to 2r। अब करेंगे अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फिर क्या मिला? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो मस्त लगता है सुनने में। तो पहला इक्वेशन ने मेरे को बोला कि p स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो है 2q स्क्वायर। दूसरे इक्वेशन ने बोला p स्क्वायर की वैल्यू है 4r स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं अपन? 2r is equal to 4r. भैया p is divisible by 2 है ना, हमें इक्वेशन 2 दे होना आणि यो इक्वेशन 3 है। अच्छा ऐसे ही। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। 2 यहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2 कितना होता है? 2r स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करेंगे। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। इससे क्या समझा? Q square is also divisible by 2. Therefore, Q is also divisible by 2. Therefore q square is divisible by 2. Therefore q is also divisible by 2. अचानक से मेरे को याद आया, ये तुमने लिखा नहीं रहेगा, देखो। चलो q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो q भी 2 से डिविजिबल। इक्वेशन 2 ने क्या बोला था याद है क्या? p is divisible by p is divisible by 2। इक्वेशन 4 ने क्या बोला? q is divisible by 2। मतलब 2 के टेबल में p आता और ये बोल रहा 2 के टेबल में q आता, मतलब 2 के टेबल में दोनों आ रहे। हाँ। तो क्या p और q को प्राइम रहेगा? नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 p and q both are divisible by 2. p and q both are divisible by 2. Therefore, p and q are not co-prime. p and q are not co-prime. Therefore, our assumption is inappropriate. तो contradicts वगैरह लिखना है। this contradicts the fact that लिख सकते हैं। क्या क्या कहाँ पे लिखने कर दो? This arises due to our incorrect, inappropriate, correct, incorrect यहाँ पर गलत बोलते हैं। Inappropriate assumption that root 2 is ए जान दो भैया अपना सादा लिखा तो चलते सर। That root 2 is rational, therefore root 2 is irrational। अच्छा ये पूरा नहीं लिखा तो भी चलता, हाँ hence proved लिखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तर लिखा तो भी 2 मार्क मिलते 3 में से। हाँ hence proved लिखा तो भी 2 मिलते सच्ची। आज का होमवर्क है ये लर्न करने का, जिसका नहीं है ना सच्ची में ये लर्न करने का।
इसके अंदर ये होगा। हुआ क्या लिख के सबका? फटाफट करो। चलो एक बार सब जन पढ़ के बोलेंगे, जिसको लर्न है वो तो ऐसे ही बोलो, जिसको नहीं वो पढ़ के बोलो, लेकिन सब जन साथ में बोलेंगे। Let us assume that root 2 is rational number, therefore root 2 is equal to P upon Q. Root 2Q is equal to P squaring both sides. 2Q square is equal to P square. root 2 is equal to P square is divisible to Root 2Q is equal to P squaring both sides. 2Q square is equal to P square sides. P square is equal to 4R square. from equation 1 and 3 2Q square is equal to 4R square. Q square is equal to 2R square. Therefore, Q square is divisible by 2. Q is also divisible by 2. From equation 2 and 4, P and Q are divisible by 2. Therefore, P and Q are not co-prime. Therefore, neither section is Hence proved बोलच नहीं गए 2 मार्क। अब ये करते हैं, ये सोपा रहता है। शो दैट 5 plus 2 root 7 is irrational number। तो यहाँ पर है ना root 7 irrational, ये पहले से पता है हमको। अब ये प्रूव करना है कि अच्छा ये रैशनल है कि इरैशनल? क्यों? क्योंकि इरैशनल इनटू रैशनल इरैशनल होता, तो ये इरैशनल है, और ये तो 5 रैशनल है, तो इरैशनल प्लस रैशनल इरैशनल। तो इरैशनल में आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो, इररेगा वहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले कलर बदलेंगे। Let us assume, मेरे साथ लिखो सब, that 5 plus 2 root 7 is rational. Therefore, it can be written in form of P upon Q. इतना इम्पोर्टेंट है, आगे का तुम लिख सकते हो। चलो इसके आगे अगर लिख सकते P upon Q के फॉर्म में तो लिखो फिर। तो 5 plus 2 root 7 is equal to P upon Q। इसके आगे क्या करते? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 5 को यहाँ पे भेजेंगे, तो 2 root 7 is equal to P upon Q minus 5। हल्लू से इसका LCM into Q क्या आया फिर? P minus 5Q upon Q। अब ये 2 यहाँ पर root 7 के साथ क्या हो रहा? तो यहाँ पे आगे क्या होगा? तो root 7 is equal to P minus 5Q upon 2Q। तो root 7 क्या है? Irrational, लेकिन ये something upon something के फॉर्म में हुआ, तो irrational P upon Q के फॉर्म में हो सकता क्या? नहीं, लेकिन ये तो हो गया। इसका मतलब जो हुआ वो गलत हुआ। ये गलत क्यों हुआ? शुरुआत ही गलत थी, इसलिए पूरा गलत हुआ। समझा क्या तुम? समझदार को इशारा का। तो एक क्या लिखने का रहता, बोलो। But root 7 is irrational, therefore it can't be written in form of P upon Q। अरे मेरे को याद भी तो रहने से। Root 7 is irrational, therefore it cannot be written in form of A upon B। Therefore, our assumption, this
This contradicts the fact that root 7 is rational, irrational. Therefore, our assumption is inappropriate. Therefore, 5 plus 2 root 7 is irrational. सबसे important. Hence proof. Hence, ये लिखा कैसे है? ये 2 क्वेश्चन घर पे जाके लर्न करने का। हो गया ये? ये भी हो गया क्या? ये क्या लिखा? ये तो अच्छा लिखा है रे, तुमको समझ नहीं। ये HPD अब ये हो चुका, हो गया। ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, हो चुके, क्लास भी हो चुका। तुमको आज का सब समझा नहीं? Yes. क्या क्या किया आज? And सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स देखा। बहुत बात हुई। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये क्या बोलता है? Every composite number can be expressed as product of prime, और ये फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक रहेगा apart from the order in which they occur। इससे HCF और LCM निकाल सकते हैं। HCF कैसे आएगा? लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, और LCM कैसे आता है? हाईएस्ट पावर। इससे एक HCF LCM का फॉर्मूला था, HCF into LCM is equal to product of two numbers। उसके बाद हमने क्या देखा? इरैशनल रैशनल क्या होता है? रैशनल मतलब जिसको P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P यानी Q को प्राइम रहेगा, Q is not equal to 0। इरैशनल मतलब क्या? जिसको P upon Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो डेसिमल एक्सपेंशन को देख के मैं पता कर सकता क्या? हाँ। रैशनल के अच्छा, रैशनल कैसे? और इरैशनल में यानी अंडर रूट के फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इरैशनल। और उसके बाद 10 क्वेश्चन करें जो एकदम सुप्य थे। कल अपन एडवांस वाले और इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? मिलते कल मुझे